डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, अगर टू लाइंस तुम्हारे पास है ऐसी पैरेलल, तो टू लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, इसका फॉर्मूला ये A2 माइनस A1 क्रॉस B कैप। और ये A2 A1 और B कैप कहाँ से मिलेंगे? आपको दो लाइन की इक्वेशन दी है। लाइन की इक्वेशन कैसे रहते हैं? वेक्टर A प्लस लैम्बडा वेक्टर B, लेकिन दो लाइन है। इसका मतलब कि इसका पॉइंट अलग होगा, इसका पॉइंट अलग होगा। इसको A1 बोलना है, इसको A2, लेकिन पैरेलल लाइन होने के कारण उनका जो पैरेलल वेक्टर है वो एक है, वो एक वेक्टर दोनों को पैरेलल। वेक्टर B इसमें भी, वेक्टर B इसमें। तो A1 पहली लाइन से मिलेगा, A2 दूसरी लाइन से, और वेक्टर B दोनों में। इन तीनों की तो हमें जरूरत है ना, बस डिस्टेंस मिल गया। तो अभी सिर्फ लिखने का काम है। लाइन आपके सामने ये देख लो अच्छी तरह से, ये पहली लाइन दूसरी लाइन, ये वेक्टर A1 ये वेक्टर A2, और जो लैम्बडा के बाद है वो सेम है, देख लो सेम है कि नहीं। तो अच्छी तरह से ये एक ही वेक्टर है ना, दोनों को पैरेलल, इसलिए वेक्टर B हो गया। A1 A2 और वेक्टर B कंप्लीट। लिखो आंसर। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पहले जनरल फार्मूला लिखेंगे। मतलब क्या लिखेंगे जनरल फार्मूला? द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्बडा B, वेक्टर A1 प्लस लैम्बडा वेक्टर B, एंड वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस लैम्बडा वेक्टर B इज गिवन बाय D इक्वल टू A2 माइनस A1 क्रॉस D। ठीक है, अब लिखेंगे हम क्या? गिवन लाइंस आर। अब रुक जाओ, गिवन लाइंस आर लिख दी। गिवन लाइंस, तो बताओ इसमें क्या है? पहला वेक्टर A1, ये वेक्टर A2, और जो सामने दिख रहा है दोनों में कौन है? वो वेक्टर B है। अब बताओ क्या क्या करना है आपको, एक एक स्टेप। हाँ, पहले A2 माइनस A1 ये कर देंगे, ठीक है, वो तो कर लेंगे आप। अभी D कैप है, तो पहले D कैप का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर अपॉन इट्स, बताओ आपको वेक्टर B तैयार है क्या? हाँ है। उसका क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो पहले क्या निकालना? B का मैग्नीट्यूड। ये B तैयार है, उसका मैग्नीट्यूड निकालें, और फिर लिखेंगे लेट क्या B क्या बी द क्या यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर B। इसलिए B कैप का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर B तुम्हारे सामने 2i प्लस j माइनस 2 है वेक्टर B। नीचे क्या लिखोगे? उसका जो आएगा वो, फिर सेपरेट करना, लेकिन i अलग j अलग और B ऐसा अलग अलग, ये जो होगा ना इसको सेपरेट करोगे। ये हो गया B क्या। बताओ उसके बाद क्या करोगे? क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट A2 माइनस A1 क्रॉस B क्या। बताओ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ऐसा लिखते हैं I J K, फिर इसके कोएफिशिएंट, फिर आप इसे, वो क्रॉस प्रोडक्ट मिलने के बाद उसका क्या करना है? हाँ, मॉड यानी डिटरमिनेंट यानी मैग्नीट्यूड। क्या करना है उसका? मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं? ये हो गया डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आना चाहिए √2/3 यूनिट। therefore distance between given two parallel lines is 2/3। इस तरह से
हाँ बोलो। A2 माइनस A1 किया तो साइन चेंज कितना है अरे माइनस है जे कैंसिल प्लस ए। हाँ वेक्टर भी तुम्हारे सामने है, उसका क्या मैग्नीट्यूड 4 + 1 + 4 कितना है 9 का स्क्वायर रूट 3। बताओ बी क्या यानी वेक्टर बी, ये वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है 3 है ना। अब बोलो क्या होगा वेक्टर बी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड 3 है 2/3 i 1/3 j -2/3 k। ये जो 3 है ना वो सबको बांट देना यानी वेक्टर बी क्या हो गया 2/3 i 1/3 j -2/3 k डिनोमिनेटर सबको ये हो गया बी कैप। अब बताओ A2 - A1 ये जो है वेक्टर और बी कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करो। तो A2 - A1 क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं पहले i j के इसका क्या है -1 0 और 1 j का 0 k का 1 और बी कैप का कौन है 2/3 1/3 -2/3। अब बोलो क्या करोगे आए कितना ये 0 -1/3 बोलो इसका माइनस माइनस प्लस माइनस इसका कितना होगा फिर के ये कितना होगा -1/3 -0 ये आए ब्रैकेट में कितना -1/3 0 -1/3 सेम माइनस हो गया तो 0 -1/3 -0 तो -1/3 आए ये तो जी कैंसिल हो गया -1/3 ये -1/3 है -1/3 ये तो 0 हो गया। लास्ट स्टेप क्या है क्रॉस प्रोडक्ट किया अब उसका क्या करो मैग्नीट्यूड कैसा करते हैं ये जो वेक्टर है ये वो क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है ये वेक्टर क्या करो उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली मैग्नीट्यूड कोएफिशिएंट का स्क्वायर कोएफिशिएंट है दोनों उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। बोलो डिनोमिनेटर कैसा है 1 + 1 2 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता लेकिन 9 का कितना निकलता है 3 √2/3 यूनिट ये है डिस्टेंस ठीक है। अब आप बताओ आपको लाइंस ये जो फॉर्मूला है पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस का ये तो वेक्टर फॉर्म में है हाँ वेक्टर फॉर्म और 3 बातें बतानी चाहिए A1 A2 और B तो सर A1 A2 यहाँ से मिलेगा B यहाँ से मिलेगा तो लाइन वेक्टर फॉर्म में चाहिए ना। बताओ कार्टेशियन फॉर्म में थी तो अभी आपको एक नोट पढ़ा देता हूँ वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन। अब वेक्टर फॉर्म सपोज x - 1/3 है सॉरी नहीं पहले कार्टेशियन लिखना x - 1/3 x + 4/7 z - 1/-2 ये भी कार्टेशियन हो गया। कौन सा फॉर्म चाहिए वेक्टर बहुत इजी है बना डायरेक्ट बना सकते थे कैसे वेक्टर फॉर्म में पहले आता है क्या आता है पॉइंट और इधर क्या आता है वेक्टर बी ये क्या रहता है इसमें क्या रहता है वेक्टर बी में क्या रहेगा डायरेक्शन रेशियो और ये क्या रहेगा पॉइंट। तो बताओ अपना पॉइंट कहाँ पे आता है यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे आता है ऊपर। तो बताओ ये वेक्टर फॉर्म में लिखना पॉइंट कौन सा बताओ -1 नहीं है 1 है तो 1 आए ये पॉइंट क्या है -4 ये और ये पॉइंट क्या है 1 j ये हो गया पॉइंट लैम्डा है ना। अब बताओ ये लैम्डा के बाद वेक्टर बी कौन सा पैरेलल वेक्टर किससे बनता है डायरेक्शन रेशियो। कहाँ पे डायरेक्शन रेशियो तो 3i 7j आगे यानी अगर आपको कार्टेशियन दे दी और वेक्टर निकालना है तो ऊपर पॉइंट है वो यहाँ पे आता है बस फर्क वही है पॉइंट इसमें भी पॉइंट इसमें भी
इसमें पॉइंट ऊपर आता है और इसमें पॉइंट वेक्टर में स्टार्टिंग में आता है आई जे के लगा हुआ। तो पॉइंट तो बताओ, ये 1 है ना, तो 1 है होगा, ये -4 है, -4 जे, ये 1 है तो 1 के हो गया पॉइंट। इधर आई जे के भी, उधर एक्स वाई जेड में, इधर डायरेक्शन रेशियो दिखाई देते हैं और यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर बनता है। डायरेक्शन रेशियो 3 7 -2 वही बनता है पैरेलल वेक्टर। ओके, अब बताओ अगर इसमें मैंने और आपको एक एग्जांपल के लिए लाइन दे दी तो मिटा नहीं है। हाँ, एक एग्जांपल और दे, हाँ, x + 4/2 या -1, y/3 और z + 1/2, बस इतना ही। अब बताओ इसका कौन सा फॉर्म, वेक्टर। सबसे पहले इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख दो, ये ऐसा है बराबर है, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा 0, ये साथ में चाहिए ना, पॉइंट एक्स वाई जेड के साथ रहता है ना, यहाँ पे है ना एक्स वाई जेड के साथ, सर यहाँ पे वाई के साथ कुछ भी नहीं है, 0 ले लो। हाँ, यहाँ पे जेड के साथ है लेकिन नीचे कुछ नहीं है तो क्या लो 1 ले। हाँ तो बोलो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, हाँ बोलो वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर, ये नीचे वाला क्या है, वेक्टर बी क्या होगा -i 3j 1, ये वेक्टर बी है डायरेक्शन रेशियो वाला, और ऊपर क्या रहता है पॉइंट, बताओ कौन सा पॉइंट है ये, -4i 0j, 0j लिखने की कोई जरूरत नहीं, और ये -1/2 आ गया। तो अब बताओ आप भी ये प्रॉब्लम जो सॉल्व कर सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसके लिए आपने तो भी सॉल्व तो किया, लाइंस कैसी देनी चाहिए वेक्टर फॉर्म में, तो आप इजीली सॉल्व कर लो। अगर वेक्टर फॉर्म में लेने तो a1 a2 और इधर वाला वेक्टर b, फिर क्या आपको तो प्रोसीजर पता है, फिर a2 - a1 करो, फिर वेक्टर b का क्या करो मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर में क्या होता है मैग्नीट्यूड वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, फिर b कैप मिल गया, फिर ये a2 - a1 और b कैप का क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट आई जी के, ये इधर ये नीचे, और उसके बाद लास्ट स्टेप क्या उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये किया था हमने। लेकिन लाइन तो देनी चाहिए कौन सी, वेक्टर फॉर्म में, है ना, वेक्टर फॉर्म में रहा तो ही तो करोगे। और अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना उसमें क्या अड़चन है कि आपको उन्होंने डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस पूछा है, लेकिन लाइंस आपको वेक्टर वाली देनी चाहिए ना, ठीक है, कैसी है कार्टेशियन, तो आपको क्या करना पड़ेगा कार्टेशियन में दिए उसको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा वेक्टर। अभी आप लिखो मत कुछ भी, हाँ मैं क्वेश्चन लिख के देता हूँ, कन्वर्ट करके देता हूँ, बाकी फिर प्रोसीजर आप करके दो, ठीक है, लाइन के हिसाब से जो भी आएंगे फिर वो। इनको प्रोसीजर आपको पता ही है। हाँ क्वेश्चन भले लिखो, हाँ लेकिन ये जगह छोड़ दो, ये नोट नोट करके जगह छोड़ दो, अब लिखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, लिखो ऊपर x/2 y/-1 z/2 x-1/2 y-1/-1 z-1/2, लिखो इवन लाइन्स आर गिवन लाइंस आर लिखते समय
ऐसा थोड़ा पार्टीशन करना, हाँ, पार्टीशन करके फिर इसको ऐसा लिखना। क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड के साथ कुछ नहीं है तो क्या लेना, 0 0 0, और ये बराबर है गिवन लाइन सार पार्टीशन करो, ये एक इधर एक इधर, हाँ ठीक है। अब ठीक है, हाँ अब मैं इसका लिख के दे रहा हूँ, वैसा इधर लिखना पार्टीशन करके, हाँ ऐसा पार्टीशन रहने देना। पॉइंट ऑन द लाइन इज, बताओ लाइन पर कौन सा पॉइंट है, -1 का क्या, 1 1 और 1, एंड डायरेक्शन रेशियोज आर, कौन से, देखो पॉइंट ऑन द लाइन इज 1 1 1, गीता का लोग कर दो फटाफट। पॉइंट ऑन द लाइन इज 1 1 1 है बराबर, ये पॉइंट है ना ऑन द लाइन, एंड डायरेक्शन रेशियोज आर 2 -1 2, ठीक है। अब इधर लिखो इसका ऐसा ही सेंटेंस, क्या लिखोगे, पॉइंट ऑन द लाइन इज, पॉइंट ऑन द लाइन इज 0 0 0 ब्रैकेट में है, 0 0 0, एंड डायरेक्शन रेशियोज आर, डायरेक्शन रेशियोज आर 2 -1 2, डायरेक्शन रेशियो सेम है ना, चेक कर लो सेम है। अब नीचे हेडिंग लो, वेक्टर फॉर्म ऑफ द गिवन लाइंस इज, नीचे हेडिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ द गिवन लाइंस इज, हाँ बोलो, इस लाइन का वेक्टर फॉर्म क्या है, क्या है, 0i 0j, अरे पॉइंट पहले आता है ना, और डायरेक्शन रेशियो बाद में। अब बताओ किसका, पॉइंट पहले 1i 1j 1k, और डायरेक्शन रेशियो 2i -j, लिखो ना खत्म बात। क्या लिखा हमने, वेक्टर फॉर्म ऑफ द गिवन लाइंस आर, ये पहले का और ये दूसरे, 0i 0j 0k, यानी वेक्टर ये नहीं चे समझो, प्लस लैम्बडा के बाद ये डायरेक्शन रेशियो, वेक्टर बी उधर बनाया 1j 1k, पॉइंट इधर आता है ना, और लैम्बडा के बाद क्या आता है, पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन रेशियो, हो गया। अब लिखा है, अब बताओ इसमें a1 कौन है, नहीं अभी a1 नहीं, अभी यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा, कौन सा, तो एक काम करो, हाँ ये हो गया, इसके बाद आप वो लिखो, क्या सेंटेंस, जनरल इक्वेशन, कौन सा जनरल इक्वेशन, ये लिखने के बाद डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, कौन सी, वेक्टर आर इक्वल टू a1 लैम्बडा बी एंड वेक्टर आर इक्वल टू a2 लैम्बडा बी, समझ गए क्या, इज वगैरह क्या लिखते, ये लिखते हैं ना, आ गया ये मॉड में लिखते हैं ना, जैसा अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। फिर लिखना हियर, बोलो कौन है a1, 0i 0j, a2 कौन है, 1i 1j, वेक्टर बी कौन है, 2i -2, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर a1 और ये वेक्टर a2। अब सॉल्व करोगे क्या, हाँ अभी पूरा सॉल्व एवढे आहे का, पूर्ण बॅच मधून एवढे निघाले 22 विद्यार्थी, थोड्या वेळ माहिती, व्यवस्थित लिहा, मत करना का, हाँ प्लेन किसे कहेंगे कि प्लेन है करके, प्लेन ये वर्ड एक्चुअली सरफेस को दिया है ना, सरफेस जो रहता है ना उसको बोलते हैं प्लेन, लेकिन वो प्लेन सरफेस यानी कैसा कि कोई भी दो पॉइंट, ये सरफेस है
इस सरफेस के कोई भी दो पॉइंट कनेक्ट करो, तो कनेक्ट करने के बाद वो जो लाइन बनेगी वो लाइन एंटायरली उसी सरफेस पर आनी चाहिए, उसको बोलना क्या, प्लेन सरफेस। पूरी लाइन कंटिन्यू उसमें एंटायरली दैट लाइन लाइज ऑन दैट सरफेस, उसी सरफेस पर रही तो फिर उसको बोलते हैं प्लेन सरफेस। ऐसा रहा सरफेस तो फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कनेक्ट करो बरो, अब आ रहा है क्या उस सरफेस पर, पूरा नहीं आ रहा, वो लाइन आ रही है क्या कंप्लीट उस पर, नहीं, इसको प्लेन सरफेस नहीं कहते, ठीक है। ये अपना प्लेन सरफेस है, ये कोई भी ले लो, ठीक है। इस पर कोई भी दो पॉइंट को कनेक्ट करो, वो लाइन कम्प्लीटली क्या आएंगी, उसी प्लेन उसी सरफेस पर आ जाएगी, ऐसा। अब बताओ इसमें एक वर्ड है, जैसे ये प्लेन मैंने इंडिकेट कर दिया, प्लेन कैसे भी होंगी बोला, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये ऐसा है, आप जिस पर बैठे हो हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल, ये तिरछे प्लेन, ऐसा रखा तो ऐसा, ठीक है ना। ये कौन सा प्लेन है, सब प्लेन है, कोई कौन सा कुछ नहीं है, ठीक है, सब प्लेन रहते हैं, आड़े टेढ़े एंगल में रहते हैं, ऐसे है ना, ऐसे प्लेन, ठीक है ना। बराबर उस प्लेन में किसी को काटना पड़ता है, कोई अगर चीज़ भी काटते हैं तो बराबर काटते हैं ना, उस हिसाब से बराबर। तो ये प्लेन सरफेस है। अब बताओ ये जो प्लेन सरफेस पर कोई हम परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें तो, जैसे ये प्लेन है, हाँ ये, और इस पर समझो कि ये स्टैंड परपेंडिकुलर है नहीं परपेंडिकुलर, अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो परपेंडिकुलर है, डंडी के हिसाब से। तो बताओ ये स्टैंड कैसा है, परपेंडिकुलर, तो इसे परपेंडिकुलर ना बोलते हुए नॉर्मल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी इस चैप्टर में परपेंडिकुलर को कौन सा नाम देना, नॉर्मल टू द प्लेन बोला, क्या कहा मैंने, नॉर्मल टू द प्लेन कहा, तो समझना कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब बताओ इस पर जो वेक्टर पास होगा जो भी है, तो वो नॉर्मल वेक्टर हो गया, तो वेक्टर में क्या रहेगा, वेक्टर है तो उसमें क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियो, यूनिट वेक्टर नहीं बोल रहा हूँ ना, अगर यूनिट वेक्टर का होता तो क्या बोलता, एलिमेंट, क्या कहता, ये जनरल वेक्टर है ना, तो क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्शन रेशियो। तो बताओ ये जो डायरेक्शन रेशियो किसके है, इस नॉर्मल के यानी परपेंडिकुलर वर्ड ना बोलते नॉर्मल बोला जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियो इस नॉर्मल की। अब बताओ एक प्लेन को नॉर्मल कितने रहती है, कितने नॉर्मल निकाल सकते हैं, बहुत सारे नॉर्मल्स निकाल सकते, नॉर्मल है ना परपेंडिकुलर, बहुत सारे निकाल सकते। फिर अगर बहुत सारे नॉर्मल है तो हर एक नॉर्मल के क्या होंगे, हर एक नॉर्मल को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे ना, वो वेक्टर है ना, सब वेक्टर। अब वो फिर हर एक वेक्टर क्या है, डायरेक्शन रेशियो में हो। अब अगर ज़्यादा है तो क्या नाम देंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब बताओ ये सभी नॉर्मल है, किसे नॉर्मल है परपेंडिकुलर, किसे एक ही प्लेन को ना, एक ही प्लेन को अगर इतने सारे नॉर्मल है तो वो आपस में कैसे रहेंगे, पैरेलल। और अगर ये सब आपस में पैरेलल है तो बताओ इनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे रहेंगे, सेम बोलो या फिर प्रोपोर्शनल, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पैरेलल लाइंस आर प्रोपोर्शनल, A1 बाय A2, A1 B1 और ये C। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो ऊपर और दूसरे के नीचे। तो लाइंस अगर पैरेलल रही तो डायरेक्शन रेशियो कैसे रहते हैं, प्रोपोर्शनल, सेम भी ले सकते हो लेकिन प्रोपोर्शनल। और बताओ अगर लाइंस परपेंडिकुलर रही तो फिर डायरेक्शन रेशियो कैसे रहते हैं, लाइंस पैरेलल रही तो डायरेक्शन, ये दो लाइंस पैरेलल है, इसके डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 A2 B2 बताओ, ये दो लाइन पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल। ये दो लाइन कैसी है, इसके डायरेक्शन रेशियो कैसे रहेंगे, A1 A2 B1 B2 है ना, बड़े थे ना, बड़े कि लाइंस पैरेलल रही तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन में, और परपेंडिकुलर रही तो ये सेम कंसेप्ट एलिमेंट के लिए भी, अगर लाइंस पैरेलल रही तो एलिमेंट प्रोपोर्शन में, L1 M1 N1 ऊपर L2 M2 N2 नीचे, और अगर वही परपेंडिकुलर रही तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू, उसके लिए भी वही, लेकिन उसके यूज़ ज़्यादा नहीं होता इसलिए उसको प्रॉब्लम में नहीं आया, इसी का यूज़ ज़्यादा डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अब आप बताओ इतने सारे नॉर्मल एक ही प्लेन पर है ना, इतने सारे नॉर्मल है ना परपेंडिकुलर किस पर है, एक ही प्लेन पर, तो बताओ ये सभी नॉर्मल आपस में क्या होंगे, पैरेलल, फिर इनके डायरेक्शन रेशियो कैसे रहेंगे,
कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे या फिर प्रोपोर्शनल? हाँ बताओ, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? चलो बताओ, आपको एक्स एक्सिस के एक्स वाई जेड एक्सिस की याद है? क्या याद है? ये क्या थे बताए? डायरेक्शन रेशियो नहीं, एलिमेंट है ना? ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट क्या थे? 100। तो डायरेक्शन रेशियो भी क्या लिख सकते हो आप? 100 सर, ऐसा क्यों? अगर यम यन अगर 100 है तो सर तुमने एबीसी भी 100 क्यों लिया? क्यों ले सकते? मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 0 जाएगा। एबीसी निकालेगा तो एबीसी निकालने की 3 मेथड है ना। पहली मेथड क्या है? अगर एलिमेंट दिए है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके क्या मिलेगी? एबीसी। सबको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अब बताओ सबको 1 से मल्टीप्लाई किया तो अरे वही आएंगे ना, या 1 से डिवाइड करो वही आएंगे ना। इसका मतलब मेरी इच्छा है 1 से डिवाइड करना, इसका मतलब यही एलिमेंट है तो यही क्या होगा? एबीसी होगा। तो ये आप ये जो आप पढ़े हो ना ये लाइन चैप्टर में, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन लिखे थे हमने उस समय, एलिमेंट 100। अभी क्या बोलेंगे उसको? डायरेक्शन रेशो बोलेंगे 100। वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशो और इसके ठीक है। चलो आपके सामने एक्स वाई जेड एक्सिस, हाँ बताओ ये वाई और मान के चलो कि ये जेड, नहीं आप मान के चलो इससे ही करना, ये एक्स आपकी हमेशा की आदत, ये एक्स और ये वाई और ये जेड। बताओ ये प्लेन है कि नहीं है? ये कौन सा प्लेन है? प्लेन ही नहीं, सब प्लेन है। ये प्लेन वो प्लेन, ये नीचे जो है प्लेन। बताओ ये वाई अगर है और ये एक्स है तो ये क्या हो गया? जेड। ये कौन सा प्लेन है जिसमें आप बैठे हो? एक्जेड प्लेन में हो ना। बताओ एक्जेड प्लेन को परपेंडिकुलर कौन है? अभी आपको क्या बताया? प्लेन को जो परपेंडिकुलर रहता है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल, है ना। अब इस प्लेन को इतने सारे परपेंडिकुलर, मैं ये कुछ लेता हूँ, और वो जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या बोलते हैं? एबीसी। अब आप बताओ, अब ये जाना माना प्लेन है अपना एक्जेड प्लेन है, ये आप जिस पर बैठे हो, बताओ इसको परपेंडिकुलर तो कई सारे निकाल सकते हैं, लेकिन एक तो ऑलरेडी पता है आपको परपेंडिकुलर है, कौन? वाई एक्सिस। ये खुद कैसा है? एक्जेड प्लेन को परपेंडिकुलर। तो बताओ ये नॉर्मल हो गया कि नहीं? अभी परपेंडिकुलर है नहीं क्या? किसे? एक्जेड प्लेन। एक्जेड प्लेन का नॉर्मल कौन है? वाई एक्सिस है। बताओ इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो, एक्चुअली डायरेक्शन को सही नहीं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियो। यानी अगर आपको पूछा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द वाई जेड, सॉरी टू द एक्जेड प्लेन, नॉर्मल टू द, हाँ नॉर्मल किसको? ये एक्जेड नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसको है? एक्जेड प्लेन को, इसलिए परपेंडिकुलर नॉर्मल बोला। नॉर्मल टू द एक्जेड प्लेन क्या है? ये नॉर्मल है किसे? टू द एक्जेड प्लेन। और इसके डायरेक्शन रेशियो कौन से? एबीसी, यानी क्या है? 0 1 0। इसको वर्डिंग में कैसा बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द एक्जेड प्लेन आर 0 1 0। तो फिर बताओ जो एक्स वाई प्लेन को नॉर्मल होगा वो कौन है? एक्स वाई प्लेन को नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर कौन होगा? जेड। तो फिर इसके डायरेक्शन रेशियो 0 ठीक है ना। और जो एक्स वाई एक वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन को परपेंडिकुलर कौन है? एक्स। तो इसके डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 ठीक है। अब ये मैंने बताया, अब ये लिख के दो, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिख के देंगे ये, फटाफट लिख के दो बस। अब इसके बाद फिर आगे का जबरदस्त टॉपिक शुरू। लिख के दो, और लिखने होने के बाद मुझे आवे तो ऐसे लिखा हो गया, लिखने होंगे तो पता चलना।
उद्या नाही नाही उद्या साडेसात साडेसात 9 वाजता 9 वाजता बरोबर आहे बघा
तुझे पेरेंट्स आहेत
Ideal
मैंने उसको 8 मारी, उसने मेरे को 2 मारी। YouTube
रसोलीला करे क्या लिखना है? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। लिखो थ्योरम। ये पहला थ्योरम। इक्वेशन ऑफ द लाइन और इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point A, passing through the point A, ब्रैकेट में वेक्टर A and perpendicular to the vector, perpendicular to the vector, vector n, perpendicular to the vector, vector n is के बाद लिखो ऐसा r डॉट n इक्वल टू a डॉट r डॉट n इक्वल टू a डॉट। ये है प्लेन का इक्वेशन। बताओ प्लेन की इक्वेशन में सिर्फ दो ही बात है, बताओ कौन सी दो बात? प्लेन की इक्वेशन में कौन सी दो बातें हैं? ये प्लेन है, क्या कहा इस प्लेन में? प्लेन पे तो बहुत सारे पॉइंट है ना प्लेन पर। हाँ, प्लेन पर पॉइंट कितने हैं? अनलिमिटेड। तो उसमें से एक पॉइंट दे दिया, कौन सा? ए, ठीक है, वो आपको पता है। यानी प्लेन में इतने सारे पॉइंट है, उसमें से एक पॉइंट आपको पता है। अब पॉइंट पता है यानी वो कौन से फॉर्म में चाहिए? वेक्टर फॉर्म। यानी पॉइंट ऐसा चलेगा, ऐसा नहीं है, वो ऐसा भी दिया तो भी चलेगा, क्योंकि आपको जरूरत इसकी है। आपको वेक्टर इक्वेशन तैयार करें ना, वेक्टर इक्वेशन तैयार करें तो पॉइंट वेक्टर फॉर्म में चाहिए, यानी उसके कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं, हमें ऐसे चाहिए वेक्टर फॉर्म। अगर कोऑर्डिनेट दे भी दिया तो हम उसको वेक्टर में लिख देंगे, कोऑर्डिनेट में ऐसा दिया तो हम उसको वेक्टर ही बना लेंगे ना फिर, और ऑलरेडी वेक्टर में दिया तो बहुत अच्छा। हमें ये हो गया पॉइंट। हाँ, तो ये देखो वेक्टर है यानी वो पॉइंट है, और ये एन क्या है जो दिख रहा है? एन यानी क्या है? वो नॉर्मल वेक्टर। कैसा वेक्टर? यानी परपेंडिकुलर। बस दो ही बातें। कौन सी दो बातें? पॉइंट ऑन द लाइन और परपेंडिकुलर, नॉर्मल वेक्टर। लाइन में भी दो बात की। लाइन में भी क्या था? पॉइंट ऑन द लाइन, लेकिन साथ में कौन सा वेक्टर था? इक्वेशन क्या था लाइन का? ऐसा ही था। तो पॉइंट और पैरेलल वेक्टर, इसमें पॉइंट और परपेंडिकुलर वेक्टर, बस ये फर्क है। फर्क सिर्फ किसका है? वेक्टर का है। लाइन में पैरेलल और इसमें परपेंडिकुलर, बस इतना। बाकी पॉइंट तो इसमें भी है, पॉइंट तो इसमें। हाँ, फिर इक्वेशन अलग अलग है। लाइन की इक्वेशन में वेक्टर अकेला रहता था,
सब कुछ उधर आता था, है ना। वेक्टर आर अकेला रहता था लाइन की इक्वेशन। इसमें वेक्टर आर के साथ ER है, थोड़ा अलग तरीके का इक्वेशन। हाँ, दोनों में वेक्टर आर है ना, वेक्टर आर लाइन में भी वेक्टर आर क्या आता है वेक्टर आर लाइन में, फिर कोई तो भी पॉइंट पे उसका पोजीशन, तो इसमें भी वही है, लाइन का कोई भी पॉइंट P उसका पोजीशन सेम ही बात। ठीक है, फिर अब सर ये कैसे लाए हम, ये इक्वेशन कैसे प्रूव करके बताएं। ये इक्वेशन प्रूव करना बहुत इजी है। पॉइंट है प्लेन पर है, और वो भी एक जनरल पॉइंट है P, वो भी प्लेन पर है, और ये क्या है नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। अब आप A और P को कनेक्ट कर दो तो बोलो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अरे वेक्टर AP हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा वेक्टर। और ये कौन है बताओ, ये दोनों पॉइंट प्लेन पर है, तो कनेक्ट किया तो बताओ वो लाइन वो वेक्टर पूरा प्लेन पर रहेगा ना, प्लेन की दो पॉइंट है ना, कनेक्ट किया तो वेक्टर कहाँ पे रहेगा प्लेन में। और ये कैसा है, ये प्लेन में नहीं है, ये प्लेन को परपेंडिकुलर। बताओ ये अगर प्लेन को परपेंडिकुलर है तो इसको भी परपेंडिकुलर होगा ना। हाँ, ये स्टैंड ये प्लेन पर परपेंडिकुलर है ना, ये स्टैंड किसको परपेंडिकुलर है, ये सर आपके फ्लोर को परपेंडिकुलर है ना। बताओ ये स्टैंड फिर स्टेज को भी परपेंडिकुलर है कि नहीं, है ना। अगर वहाँ पे कुछ हमने चटाई डाल दी, मैट डाल दी, तो ये स्टैंड उसको भी परपेंडिकुलर है। इस सरफेस पर जो भी होगा सबको ये क्या रहेगा, ये प्लेन कुछ परपेंडिकुलर है, पूरे प्लेन को ये परपेंडिकुलर है सरफेस पूरे, तो इस प्लेन में जितना भी होगा सबको कैसा रहेगा परपेंडिकुलर। तो बताओ ये वेक्टर यानी अगर प्लेन को